तो चलिए शुरू करते हैं। ओवैसी साहब, आप कहते हैं ये गैर संवैधानिक है, तानाशाही कर रही है सरकार, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से पास हुआ ना ये विधेयक। तो लोकसभा में चर्चा हुई, 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 232 विपक्ष में थे जिनमें आप भी थे, और राज्यसभा में 128 वो पक्ष में वोट डालते दिखे और मुखालफत की 95 ने। इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। ओवैसी साहब, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता नहीं, हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आया था और 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने भी कानूनन इमरजेंसी लगाई और उसके बाद सब लोगों को बंद कर दिया। इस सरकार ने भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है जो इस बात को बताता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के मानने वाले अपने धर्म के स्थानों को अपने ही लोगों से चलाएंगे। दूसरे धर्म के लोग उनको दान दे सकते हैं, बाय यूसेज उनको फ़ायदा होगा और लिमिटेशन एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थानों को दूसरे नॉन मुस्लिम चलाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फ़ायदा पहुंचा मालिक बनाएंगे और वक्फ बाय यूसेज वहाँ पर चलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये ग्रेव वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का, एब्यूज ऑफ आर्बिट्री प्रोसेस का, आर्टिकल 15 का, 26 का और 29 का और फिर आर्टिकल 15 का। तो ये फ़र्क है। आप तो लाए हैं कानून, आपने बना दिया, मगर आपने इन तमाम भारत के फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेट करके आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया है। इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, एक खौफ पैदा कर रहे हैं, उनको बरगला भी रहे हैं? और ये बात मेरी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि अरे भाई ये तो कह रहे थे सीए कानून बना कि नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। बताइए एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता छीनी हो? ये सवाल पूछा था अमित शाह ने। वो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार होगा, पर जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री बन गए उमर अब्दुल्ला। आप डर पैदा कर रहे हैं और कुछ नई राजनीति चमका रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर ओवैसी साहब, क्या आप आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या? जी करिए, बात पूरी कीजिए। अरे हाँ, अरे आप मैं लूज कर गया। अब मैं वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा कि भाई इन लैंड ग्रैबर्स को, एनक्रोचर्स को निकालो, तो वो बोलेंगे भाई लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, हम 12 साल के बाद ओनर बन जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो जो जू में जाकर जानवरों को देखे, वो जानवरों को नहीं देखे, वो जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ये मुसलमानों का मैं हाल करूंगा, इनको भी जू में लाके डालूंगा। और जो जू बनाया वो मुंबई में खोजा शिया बरादरी के यतीम खाने से 22 करोड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते एलिनेट होता, उन्होंने अपना आलीशान बंगला बना लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एडवर्स पोजीशन में अब मालिक बन जाएगा। अब आप बताइए झूठ है या सच है? ये नहीं, आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या आप? ओवैसी साहब, अब दूसरी तस्वीर भी आपके सामने पेश करता हूं। क्या वक्फ बोर्ड क्या दरअसल लैंड जिहाद करने का एक जरिया बन गया था? एक खौफ पैदा किया जा रहा था। वामसी कहता है 9,40,000 एकड़ की कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियां, जो रकबा है, इलाका है, वो है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 1913 से 2023 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन 2013 से 2025 इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई। कुल मिलाकर यह हो गई 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये गोरख धंधा भी हो गया था। जवाब एक ही है जी। संदीप सुनिए, वामसी पोर्टल तो संदीप साहब नहीं चला रहे, ना ओवैसी चला रहा है। वामसी पोर्टल है कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, और इसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने
सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि 95% ऑफ प्रॉपर्टीज हैव बीन डिजिटाइज्ड और वामसी पोर्टल पर आ गए। भाई ये मैं चला रहा हूं, ये आप और हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे वामसी पोर्टल को। वामसी पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज कंट्रोल कर रहा है। तो अमित शाह को अगर शिकायत है तो वो अपने मिनिस्टर हैं, वो पूछते हैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कैसा हो रहा है। आप वैमसी पोर्टल बना रहे हैं, वैमसी पोर्टल पर आप मैनेज कर रहे हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड्स और लोग उसको आपके नॉर्म्स के लिहाज से उसको डाल रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ही तो क्रिएट किए ना उसको, आप शिकायत कर रहे हैं उसकी। संसदीय कार्य ये तो देश को पागल बनाने की बात कर रहे किरण हैं। रिजिजू जिन्होंने ये विधेयक भी पेश किया, वो 1970 के एक मामले का जिक्र करते हैं कि भाई सीजीओ कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपने एंटीलिया का जिक्र कर दिया, वो दावा आप लगातार नवंबर पिछले साल से करते आ रहे हैं। किरण रिजिजू का यह भी कहना है कि यूपीए सरकार ने 2013 का जो वो कानून बना था उसके बाद 123 प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई कर दी और वक्फ को दे दी। ये लैंड माफिया की तरह काम हो रहा है। तो न सुनिए संदीप साहब, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कैसे होती है? सर्वे कमिश्नर जो कलेक्टर से बड़ा ऑफिसर होता है सर्वे करता है, और जब वो ऑब्जेक्शन देता है और सेटिस्फाई होने के बाद वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है। चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये मैं नहीं करता हूं। जब चीफ सेक्रेटरी गजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिए, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। नंबर 1, 1970 का इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का लेटर है जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज को दो, और उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में फिर 80s में प्रधानमंत्री ऑफिस की तमाम मंत्रालयों से मीटिंग और कहा कि इसको दो। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इनके हवाले करो। उसकी कीमत 2007 में मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की थी। आज आपने क्या कर दिया उसको? और उससे 1954 वक्फ एक्ट से पहले एक और कानून था, उससे पहले अंग्रेजों के से पहले वो पूरी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं बाय यूसेज। तो आपने अपने कब्जे को मनवाने के लिए, जो आप एनक्रोचर हैं, आपने कह दिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा जो आपका अपॉइंटी होगा। आपने वक्फ बाय यूज निकाल दिया। आपने एडवर्स पोजेशन को लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया। तो किरण रिजिजू झूठ क्यों बोल रहे हैं? पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है संदीप साहब, वो भी 123 प्रॉपर्टीज में, क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? वो बताइए। पर क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कुछ गड़बड़ झाले नहीं थे? अगर पारदर्शिता जवाबदेही तय हो रही है वक्फ बोर्ड में, उनके संचालन में, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? और यहां मैं बिल्कुल आप ही की पक्ष का एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अब जफर फारूकी नाम के शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 24 साल से हैं। 8 साल से वहां योगी सरकार है और लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भाई जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है। तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जुफैर फारूकी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जुफैर फारूकी एक इज्जतदार परिवार से आता है। जुफैर फारूकी करप्ट नहीं है। जुफैर फारूकी इलेक्शन जीत कर आता है। जुफैर फारूकी इन तमाम के लिए बहुत अच्छा हो गया जब बाबरी मस्जिद के इवज में 5 एकड़ जमीन मिली, वहां पर उस मस्जिद जरारा को बनाने के लिए, तो जुफैर फारूकी हीरो हो गया इनके लिए। अब जुफैर फारूकी इनके लिए विलन बन चुका है क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब आप हमको बताइए कि आप जहां से जो सच्चाई को बयान करेगा वो आपका दुश्मन हो जाता है ना। और अगर यूपी में तो यह हाल हो चुका है कि गजेट नोटिफिकेशन को योगी सरकार नहीं मान रही है, बुरी नकार रही नहीं, वक्फ की नहीं, हम नहीं मानते उसको।